चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। लैटिस एनर्जी लैटिस एंथैल्पी ये तो कर चुके हैं ना हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से इसको मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, आप लोग करके देखिएगा। और जिसको बॉन्ड ये लैटिस एंथैल्पी नहीं आ रही हो वो बॉन्डिंग में रिवाइज करके देखेगा। फिर उसके बाद किनको बता दूं, इनको जब केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगी तो बता दूंगी। मेरे को क्या, तुमने बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखा है? ये तो सब पीछे का, ये किसने कहाँ से ये है? कौन है? क्या हर्ष ने क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं? फेस ट्रांजिशन वगैरह नहीं पढ़ा दिया? एक एलोट्रॉप से दूसरा एलोट्रॉप बनेगा। एक एलोट्रॉप 1 मोल ले लीजिए, उससे दूसरा एलोट्रॉप बना दीजिए, हो जाएगा फेस ट्रांजिशन, और उसी को बोलेंगे फेस ट्रांजिशन की एंथैल्पी। ठीक है, जैसे मान लो 1 मोल आपने डायमंड ले लिया, उसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, ग्रेफाइट में। ठीक है, रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, 1 atm प्रेशर ले लीजिए। इसमें हमने क्या किया, 1 मोल डायमंड को किसमें कन्वर्ट किया, ग्रेफाइट में। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। जितना उसमें एनर्जी चेंज होगा उस प्रोसेस में, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो कुछ टर्म इसमें ऐसे होंगे जो मैंने आपको क्लास में नहीं बताए हैं पर सेम पैटर्न पे हैं, इसलिए आप लोग उसको कर लेंगे, है ना। और कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा तो बताइएगा। जो बिल्कुल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना चैप्टर आगे बढ़ नहीं सकता, वो सारे आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, हाँ तो हो गया ना, ये करवाया होगा ना। अरे ये नहीं करवाया था थर्मोकेमिकल इक्वेशन, फेज चेंज भी करवा दिया था, वेपराइजेशन, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सब नहीं कराए थे एक फेज से दूसरे फेज। ये मैंने बाद में आपका पीडीएफ उस दिन उड़ गया था ना, तो फिर से लिखा है, तो कुछ चीजें और उसमें डाल दी हैं। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि उनमें कुछ और चीजें इंक्लूड कर दी है मैंने। ये नया पीडीएफ मैंने भेजा नहीं है आपको, भेज दिया है, आपने देखा नहीं है। हाँ आपने देखा नहीं है, अब उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। जो नई चीजें मैंने डाली है उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, और उसमें से कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें बहुत कम पूछी जाती है वो मैंने प्रिंटेड में ऐसे आपके डाल दी है। बाकी जितना जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो खूब पूछा जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कभी कभी आता है, बट आता है तो इजी होता है, इसलिए टीचर इस टॉपिक को छोड़ते नहीं, नहीं तो चाहे तो छोड़ भी दे। आज लेक्चर नंबर कौन सा है, इसमें लेक्चर नंबर क्यों नहीं डला हुआ है? क्या उड़ा हुआ है? आज लेक्चर नंबर 8 है। अच्छा, चलो अब इसी के आगे पढ़ा देते हैं। लेक्चर नंबर 8 है ना, इसमें मैंने सारा प्रिंटेड डाल दिया, और जो पीछे वाले में कुछ चीजें रह गई थी उनको डाल दिया। क्या उड़ा, किसमें आया नहीं जो आप कह रहे थे? अच्छा चलो आज का टॉपिक पहले पढ़ लो, फिर देखते हैं, बता देना कहाँ तक क्या है क्या नहीं। क्या चीज रह गई वो बता देना, मैं करवा दूँ।
पहले टॉपिक पढ़ लो आज का, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। कभी कभी इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बाहर से क्या करोगे? सप्लाई करोगे। अगर आप बात करते हो किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की क्या होती है? एनर्जी कम होती है। इसका मतलब इधर से एनर्जी क्या होगी? यूज हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में कैसे बोली जाती है? अभी तक हम सबको बोल रहे थे 1 मोल ऑफ कंपाउंड कन्वर्ट होगा इसमें उसमें जिसमें भी, ठीक है। अभी हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड अगर डिसोसिएट हो रहा है या 1 मोल बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है, तो उसमें जितनी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। अब बात किसकी की जा रही है? 1 मोल बॉन्ड की। 1 मोल बॉन्ड अगर डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल बॉन्ड का क्या कर रहे हैं हम लोग? डिसोसिएशन कर रहे हैं। तो आपका जितना एनर्जी चेंज होगा उस एनर्जी चेंज को क्या बोलोगे? बॉन्ड एंथैल्पी। अभी 1 मोल कंपाउंड से मतलब नहीं है, अभी किससे मतलब है? 1 मोल बॉन्ड से। अब 1 मोल बॉन्ड से समझते हैं कि क्या मतलब है। देखो, जैसे मान लो सपोज हमने CH4 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। CH4 गैसियस मॉलिक्यूल है, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि CH4 मॉलिक्यूल में अगर हम देखें, अगर हम बोले मोल में यहाँ पे बात की जाती है, अगर ये 1 मोल है तो इसका ये जो एक बॉन्ड होगा ना, इसको बोलेंगे 1 मोल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? 1 मोल बॉन्ड। इसका मतलब इसमें अगर देखें हम तो कितने मोल बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस मॉलिक्यूल में 4 मोल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक मोल बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे क्या? बॉन्ड एंथैल्पी। मान लो कि ये टूट जाते हैं, इसके सारे बॉन्ड ये चारों के चारों टूट जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? C गैसियस बनेगा और 4 हाइड्रोजन एटम बनेंगे गैसियस स्टेट में। C गैसियस बन जाएगा और 4 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे क्या? गैसियस स्टेट। इसमें मान लो एनर्जी चेंज, सपोज इसमें एनर्जी चेंज आता है, सपोज एग्जाम्पल लिया है 100 किलो जूल मान लो इस प्रोसेस में, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी भाई? 100 किलो जूल कितने बॉन्ड मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज हुई? 1 2 3 4। जब 4 मोल बॉन्ड टूटे तब तो ये बना है ना। तो 4 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी? 100 किलो जूल। तो 1 मोल बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 1/4 हो जाएगा, तो 25 किलो जूल। क्लियर है बात इतनी? 1 मोल बॉन्ड का मतलब समझ गए? अभी तक हम लोग CH4 मॉलिक्यूल को देखते थे, क्या बोलते थे? 1 मोल की बात करते थे। अभी क्या बात कर रहे हैं? 1 मोल बॉन्ड की बात करें, एक बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको? 1 मोल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है बात? ऑनलाइन ठीक। अब देखो हो गया
लिया, नोट हो गया? साथ साथ कर रहे हैं। अब देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ले ले, तो हाइड्रोजन गैस का अगर मॉलिक्यूल ले लोगे, तो हाइड्रोजन गैस में अगर 1 मोल है तो क्या कितने बॉन्ड होंगे? एक ही बॉन्ड तो होगा, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ दो आप दो हाइड्रोजन गैसियस एटम में, तो यहाँ पे 1 मोल बॉन्ड टूट रहा है। अगर यहाँ पे सपोज मान लो एनर्जी चेंज आता है 50 किलो जूल सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बोलिए। 50 ही आएगी ना? क्यों? क्योंकि एक ही बॉन्ड टूट रहा है, 1 मोल बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो गई? 50 किलो जूल पर मोल। एक बॉन्ड है तो पर मोल करके डिनोट करते हैं। अब एक और बात समझते हैं हम लोग कि मान लो हमने बोला कि ये CH4 टूट रहा है, अगर टोटल चारों बॉन्ड के तोड़ने में एनर्जी 100 लग रही है, तो एक 1 मोल बॉन्ड के लिए हमने निकाल लिया 25, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो अलग अलग एनर्जी होती है इसकी, सेम एनर्जी नहीं होती है। देखिए, अगर आपको बाहर से सेम बॉन्ड दिख रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है दैट ऑल हैव सेम एनर्जी, सेम बॉन्ड एनर्जी। मतलब समझ रहे हैं? देखिए क्या मतलब है। मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH4 है, तो CH4 के जो 4 बॉन्ड होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपने हीट अप कर दिया, कोई सिस्टम लगा दिया तो एक साथ चारों के चारों टूट जाते हैं। एक एक करके ब्रेक होते हैं, 1 बाई 1 ब्रेक होते हैं। तो जैसे मान लो पहला टूटा, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड अगर टूटा तो इसकी ब्रेकिंग पे एनर्जी निकली x किलो जूल, ठीक। फिर सेकंड के लिए निकली, मतलब पहला दूसरा तीसरा किसी कंपाउंड में अगर बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होता है? अलग अलग एनर्जी निकलती है, y किलो जूल। मान लो थर्ड बॉन्ड टूट रहा है, इसका थर्ड मोल बॉन्ड टूट रहा है तो z किलो जूल हो गया। फोर्थ मान लो टूट रहा है तो p किलो जूल एनर्जी निकल रही है, ठीक है। या आपको देनी पड़ रही तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ रही। पहला टूटा तो x अमाउंट है, दूसरा मान लो किसी के पहले टूटने के लिए आपको 10 देनी पड़ी, फिर आप 5 दे रहे हो, फिर 2 दे रहे हो, फिर 1 दे रहे हो, फिर पॉइंट में दे रहे हो, तो अलग अलग एनर्जी की वैल्यू होती है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सारे बॉन्ड क्या हैं? सिमिलर हैं, और तोड़ोगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब पहला टूटता है तो अलग अमाउंट होता है, दूसरा सेकंड तोड़ोगे तो अलग अमाउंट, थर्ड तोड़ोगे तो अलग, फोर्थ तोड़ोगे तो अलग अमाउंट लगता है एनर्जी का, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं? इसका एवरेज ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाल लेते हैं। अब एक एक बॉन्ड की अलग अलग कहाँ निकालते चलेंगे, तो अलग अलग निकालेंगे तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? एवरेज ले लिया जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एवरेज होती है। किसी को, हाँ, किसी क्वेश्चन में मान लो कि CH4 का ही मॉलिक्यूल दे दिया और बोल रहा है कि अलग अलग एनर्जी है और बॉन्ड एनर्जी निकालिए, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आपको दे दी, तो आप क्या करोगे? चारों को जोड़ करके, 4 बॉन्ड है, चारों को जोड़ करके क्या निकाल दोगे? एवरेज। हाँ, एवरेज किस केस में निकाला जाएगा? जब आपके सारे बॉन्ड सेम दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन आपके क्या है? अलग अलग होंगी, अंदर से क्या होंगी? उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल को जब आप तोड़ते हो
तो पहले को तोड़ने के लिए दूसरे को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि ऊपर से सेम दिखते हुए बॉन्ड की भी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। जहां पे ये चारों के चारों सेम थे तो जो वैल्यू निकाल करके आपको बताई जाती है क्वेश्चन में, या जो दी जाती है या जो कही जाती है, वो क्या होती है? एग्जैक्टली एवरेज होती है। क्लियर? अभी देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। जैसे मान लो हमारे पास है कार्बन के ही, मान लो CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है और CCl4 है। अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? 3 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, यहाँ पे क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, यहाँ पे क्या होंगे? 1 हाइड्रोजन, क्लोरीन बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे थे CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालने की। तो अगर कोई बाहर से देखे और नॉर्मल कैलकुलेशन बिना एक्सपेरिमेंट के देखे तो वो बोल सकता है कि यहाँ पे ये जो CCl बॉन्ड है, यहाँ पे जो CCl बॉन्ड है, यहाँ पे जो CCl बॉन्ड है और यहाँ पे जो CCl बॉन्ड है, C और Cl के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। चारों केसेस में CCl बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट है। इन 4 cases C सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड की जो एनर्जी है वो क्या है? डिफरेंट है। क्लियर होती है बात? ठीक, तो 1 मोल बॉन्ड का मतलब समझ गए? 1 मोल बॉन्ड को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो जो एनर्जी लगेगी वो उस बॉन्ड की क्या होगी? एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। जैसे अगर हम बोले कि इस कंपाउंड में कितने टाइप के बॉन्ड हैं और उसमें हम कितने तरीके की बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकते हैं, तो वैसे अगर बोलो तो आप बोलोगे कि एक CH बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा ये CH बॉन्ड, दूसरा मोल बॉन्ड ये दिख रहा है, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। तीसरा ये CH बॉन्ड है, इसकी एनर्जी अलग होगी, और चौथा ये CCl बॉन्ड है। लेकिन जब डेटा दिया जाता है तो डेटा में क्या दे देते हैं? अगर इसका कोई कैलकुलेशन करना है तो आपको दे देंगे CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे देंगे। किसकी किसकी देंगे? CH की देंगे और CCl की देंगे। और वही CH की बॉन्ड एनर्जी यहाँ भी यूज करेंगे, वही CCl की बॉन्ड एनर्जी वहां दूसरे वाले में भी यूज करेंगे। लेकिन ऐसा अगर एक्सपेरिमेंट से देखा जाए तो ऐसा सेम वैल्यू नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं? सेम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कंपाउंड 4 दिए हुए हैं और उसमें C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी एक ही दी जाएगी आपको, सब कंपाउंड के लिए अलग अलग नहीं दी जाएगी। जबकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा जा सकता है कि सबके लिए बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होगा लेकिन हो। ठीक, क्लियर होती है बात? अब देखो एक इसके बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन में एक बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज होता है कि जैसे मान लो ये बॉन्ड दे दिया, C डबल बॉन्ड C दे दिया, C सिंगल बॉन्ड C दे दिया, C ट्रिपल बॉन्ड C दे दिया, ठीक, O डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N है, ऐसा है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये C और C के बीच में डबल बॉन्ड है और इसको आप 1 मोल बॉन्ड कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं है कि कहीं डबल बॉन्ड है तो उसको आप 2 मोल बॉन्ड गिन लो। ये C डबल बॉन्ड C का टाइप है और उसका ये क्या कंसीडर किया जाएगा? 1 मोल
जैसे यहाँ पे ये N ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, तो अगर आपको N2 लिखा हुआ है तो N2 का मतलब होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड ये N वाला जो है वो कितना होगा, 1 मोल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि इसको आप 3 मोल बॉन्ड कंसीडर कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड अपने आप में एक 1 मोल बॉन्ड माना जाएगा, ऐसा नहीं 3 लाइन है तो उसको 3 मोल बॉन्ड मान लिया, क्या मानेंगे उसको, 1 मोल। हाँ, केस टू केस। जैसे मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है 2 दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं हम, ठीक है, और बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है, उसकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है कि इतना एनर्जी लग रही है, तो इसमें कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई एन, एन बनेगा, और इसमें कितने बॉन्ड थे, 1 मोल बॉन्ड था ना, तो अब ओवरऑल में अगर देखो तो कितने, 2 मॉलिक्यूल में कितने बन गए बॉन्ड, 2। क्लियर है बात। कैलकुलेशंस में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो हमने ले लिया ये, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज किसी इक्वेशन में लिखा है 6H2O, ठीक है, तो 6H2O में OH बॉन्ड कितने मोल बॉन्ड होंगे, OH के अगर हम बोले तो H2O जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, तो एक H2O में कितने मोल बॉन्ड दिख रहे हैं, OH बॉन्ड की बात हो रही है। 1H2O में कितने OH बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, 1H2O मॉलिक्यूल में OH कितने दिख रहे हैं बॉन्ड, 2 दिख रहे हैं ना, एक ये वाला मोल 1 मोल बॉन्ड दिस और 1 मोल बॉन्ड दिस, तो यानी कि 1 मोल अगर आपने H2O लिया है तो कितने मोल बॉन्ड हो गए, 2। तो अगर आपने 1 मोल H2O लिया है तो उसमें 2 मोल बॉन्ड हैं किसके, कौन वाले, OH। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा 6 मोल H2O दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 मोल में 2 थे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएंगे। किस बॉन्ड की बात हो रही है, OH। क्लियर है, ठीक। डेफिनेशन लिख लो एक बार के लिए, लिखिए 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 लिखिए, प्रॉपर एक बार डेफिनेशन लिखो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी इज, बॉन्ड एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी हेडिंग डालो, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। Bond energy is amount of energy released. Bond energy is amount of energy released. Amount of energy released when 1 mole bond, when 1 mole bond are formed from isolated atoms in gaseous state.
करके लिख लो, और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो। और amount of energy required, amount of energy required to dissociate, amount of energy required to dissociate one mole bond present between atoms of gaseous molecules, मॉलिक्यूल गैसियस है तो उसके एटम्स के बीच में वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दोगे उसको क्या बोलोगे, बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि ये भी किसके लिए निकाला जा रहा है, वन मोल के लिए। हर्ष नोट कर लिया? कुछ लोग कभी भी हो गया। अब जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था कि अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी टोटल निकाल लीजिए और टोटल रिएक्टेंट की एंथैल्पी निकाल लीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए। ये किसके लिए फॉर्मूला हमने यूज किया था, ये वाला डेल्टा एच अगर किसी रिएक्शन का निकालना है और हमारे पास सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं माइनस सिग्मा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सिग्मा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये करते थे। ये किसके लिए था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। जब हमें बॉन्ड एनर्जी दी होती है तो यही फॉर्मूला में बस चेंज होता है, क्या, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। दोनों के फॉर्मूला को बस ऐसे ही याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है आपने और सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी दी है, तो क्या करना है आपको, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी लेनी है किसकी, टोटल रिएक्टेंट की, माइनस इसको ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड एनर्जी लेनी है किसकी, रिएक्टेंट की, टोटल करना है सबका। और यहाँ पे भी क्या लेना है, बॉन्ड एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का लेना है और दोनों को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, वहां पे क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हमारा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखें इस पे। चलो भैया एक कर लो सवाल, तभी बात क्या आएगी, समझ तो तभी आएगी। पहले सिंपल करें कि पहले कॉम्प्लेक्स करें, ठीक है। देखो, हाँ क्या क्या, आर रिएक्टेंट, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे ना उन सब की बॉन्ड एनर्जी को जोड़ना होगा और जो प्रोडक्ट होंगे
उन सब की बॉन्ड एनर्जी को जोड़ना होगा और फिर उसके बाद क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देना है। और बॉन्ड एनर्जी को जोड़ते हुए ध्यान रखेंगे कि उसमें कितने बॉन्ड हैं। मान लो जैसे हमने बोला O2 के 5 यूज हो रहे हैं, 5 मोल्स, तो क्या O डबल बॉन्ड O बनेगा उसमें, पहले देखना पड़ेगा। तो O डबल बॉन्ड O को 1 मोल कंसीडर करना है और 5 अगर यूज हो रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक सवाल करते हैं तो आपको बात क्लियर। क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोपेन CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्ट कर रहा है 5O2 से, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस, ये बना रहा है 3CO2 गैसियस और आपका हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 2 8 4H2O, ये भी गैसियस बना रहा है, सबके सब क्या है, गैसियस। आपने निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, पहले से निकालना है आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और सारे बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग दी हुई है, क्या क्या दी है, C सिंगल बॉन्ड C की दी है, C डबल बॉन्ड O की दी हुई है एनर्जी, CH बॉन्ड की दी हुई है, O डबल बॉन्ड O की दी हुई है, OH बॉन्ड की दी हुई है, 5 बॉन्ड की एनर्जी दी है, 347 दिया है इसका। यूनिट सबका सेम है, हाँ कोई भी ले लो, किलो जूल ले लो, मैंने यूनिट लिखा नहीं है पर सेम है जिनके भी। ये सबकी क्या दी हुई है, बॉन्ड एनर्जी। ये क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। क्या टोटल रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना, जाए पीछे। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे या मैं बताऊं पहले एक क्वेश्चन फिर आप ट्राई करें। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, आवाज आ रही है प्रॉपर ऑनलाइन वालों को? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर बॉन्ड गिनने पड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से होगा। एक मैं बता दूं, मुझे लगता है मैं एक बता दूं फिर से। आज तो एकदम जिंदगी, तब तक मैं आंसर निकाल। हाँ, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है ना सिग्मा का मतलब। हाँ भैया निकालो आंसर, तब तक मैं कैलकुलेट कर लूं। कैलकुलेटर कहाँ है इसमें, स्क्रीन पे करो। हाँ, कैलकुलेटर होते हैं ना इन सब फोन्स में, दिख तो नहीं रहा। अरे हम अपनी बात कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा मैं तो इसमें, मिल गया। आंसर फाइनल मत निकाल के बताओ, प्रोसेस बता दो, कैलकुलेशन लंबी है, मैं तो इससे कर रही हूँ।
तुम क्यों कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? तुम्हें नहीं यूज करने हैं? कितना आया? अरे मैं आंसर क्यों निकाल रही हूँ फालतू का? बुक का सवाल है। आ गया? अरे 5-6 सवाल कराने हैं, इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे। आंसर बोल दूं? माइनस में आ रहा है 1662 किलो जूल पर मोल यूनिट। माइनस में 1662, 1662 माइनस में। हाँ, क्या? सी सिंगल बॉन्ड हो, दो एटम के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है ना, 3 एटम की एनर्जी क्यों मांग रहे हो? मैं बता दूं अब प्रोसेस, आप लोग फिर आंसर निकालिएगा, चेक करिएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ जवाब नहीं दे रहे, कुछ गड़बड़ है? आ रहा है? कैलकुलेशन लंबी है, -1600 करके कुछ आ रहा है। हाँ, माइनस में, माइनस में। चलो अब बोर्ड पे देखो, क्लास बोर्ड पे तरीका देख लो, फिर कैलकुलेट अपना अपना कर लेना, ठीक है? और अपना अपना करके आंसर सही आना चाहिए। चलो करते हैं। बॉन्ड एनर्जी सबने नोट कर लिया ना? अभी डेटा बता देना मुझे। ये कितने O2 रिएक्ट कर रहे थे? 5 O2। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है आपने? स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो कुछ गलती हो गई तो। हाँ, ठीक है। बड़े कैलकुलेशन में क्या होता है, जो अंशुल ने वर्ड बोला वो वर्ड थोड़ा सा चालू वर्ड है, लेकिन सच में हो जाता है। अंशुल ने बोला अगर बड़े कैलकुलेशन में सावधानी नहीं रखी तो लफड़ा हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, लफड़ा यही होगा और क्या होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो आपके सी सिंगल बॉन्ड सी कितने, 2 मोल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सी सी बॉन्ड कितने हैं? 2। इसकी पहले इसकी अलग से जोड़ते हैं, ठीक? फिर उसके बाद सी एच बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, इधर भी 3, और ये 8 हो गए, 8 हो गए सी एच बॉन्ड। प्रोपीन का मामला निपट गया, ठीक है? फिर 5O2 है, O2 में कैसा बॉन्ड होगा? O डबल बॉन्ड O। कितने होंगे? 5। इनका भी निपट गया। अब CO2 का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, ये होता है ना, C डबल बॉन्ड O, दूसरी तरफ भी O। तो इसमें अगर देखें तो C डबल बॉन्ड O कितने हो गए? 2 बॉन्ड हो गए, एक मॉलिक्यूल में 3 हो गए मोल, तो 3 से और मल्टीप्लाई हो गया, इनका भी मामला निपट गया। H2O को लिखते हैं HOH, 4 का पहले से मल्टीप्लाई था और OH बॉन्ड 2 दिखाई दे रहे हैं, तो अब इनका भी, अब बॉन्ड की एनर्जी बता दो जल्दी जल्दी से, रख देते हैं। C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी बताइए। डेटा नहीं लिखा, डेटा नहीं लिखा है क्या तुम लोगों ने? और इसकी CH बॉन्ड की 414, ये आ गया डेटा एक। दूसरा डेटा इसमें प्लस होगा 5O2 का,
तो ओ डबल बॉन्ड ओ का बता दीजिए। 498। ये सेकेंड डेटा हो गया, पहला डेटा, दूसरा डेटा प्लस हो गया, तीसरा यहाँ माइनस कर करके बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। चौथा डेटा 6 मल्टीप्लाइड बाई CO बॉन्ड 71। ठीक है, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई OH बॉन्ड का बता दीजिए एनर्जी। 464। अब इसको क्या कर लीजिए, पूरा रायता सॉल्व कर लीजिए। अब मैं चांटा लगा दूंगी, अब मैं कैलकुलेशन बताऊंगी यहाँ पे बैठ के। 1600 कुछ आ रहा है, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? -1662। अब मुझे ही निकालना पड़ेगा, तुम लोग ऐसे करोगे? मुझसे करवाओगे? अब करो। 27 कितना हो गया? 600 हो गया, और 47 और 40। मुझे करने दो, मुझे करने दो। ये 694 आ रहा है। ये वाला डेटा कितना आएगा? 400 को कर दिया 8 बार तो 3200, तो यही आ गया। और 14 8 जा कितना होता है? डिस्टर्ब नहीं करो तुम लोग। तुम लोग के आंसर से मैं करूंगी तो गलत हो जाएगा। तुम लोग कुछ गलत किए होगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। नहीं, मैं कर दूंगी। मैंने भी जोड़ लिया। कर रहे हो? इसका मल्टीप्लाई करो। 500 में करते तो कितना आता? 2500 आ जाता। 10 और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 24। हाँ सही है, यही तो मैं भी बोल रही थी। फोर टू एट फोर, और फिर ये आ गया। सारी वैल्यू सही आ रही है, तो फिर कहाँ गलत कर रहे हो? ये कितना हो गया? इसको जोड़ो। लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 0। ये 5800 आ गया। कैसे? अच्छा ये भी है। हाँ भाई, ये भी है ना। 694 और जोड़ दो, ये आ गया। कहाँ? कहाँ जी?
अच्छा, सही है सही है। ये ना, अब सही है। अब इधर वाला कर लो। वैल्यू नहीं आ रही है ये, नहीं आ रही है ना। डेटा बोलो। सीसी बॉन्ड का 347 बताया है, सी एच का 414, सी डबल बॉन्ड ओ का 741। हाँ तो उल्टा बता दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। आंसर इसीलिए डिफर कर रहा है क्योंकि डेटा थोड़ा सा डिफर। ये जो, नहीं वापस नहीं करना है, प्रोसेस समझ गया ना। ये कौन सा था, ये जो 714 था ना, ये 741 लेना था। तो वापस नहीं करना है, आंसर आपका जो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। 1 मिनट, जब टॉपिक खत्म हो जाए तब बोलना है, बीच में नहीं। बोला हुआ है ना, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे आप क्वेश्चन को। इस तरीके का सवाल आएगा तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा पर कर लेंगे। एक डेटा मैंने 714 को 741 को 714 दे दिया था इसलिए बुक से। आंसर बताया था 1662 माइनस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करो पहले तब। माइनस रिएक्टेंट, अच्छा ये माइनस कहाँ से आ गया, ये देखो ये प्लस आएगा ना, ये तुम लोग ने बोला नहीं, ये तो प्लस करना था ना। क्या करा, क्या पीडीएफ में नहीं आएगा, तरीका नहीं समझ में आया। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। क्लास, फालतू की बातें नहीं, सवाल करिए। डाटा, चलो लिखो सवाल। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी हो गई थी क्योंकि आपको पता है मेरी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब ही सी है। बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है आपको HCl का, HCl का कैलकुलेट करना है, ठीक है। दे क्या रखा है आपको, बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है H2 की और Cl2 की। H2 और Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है। H2 का दिया हुआ है 430 किलो जूल पर मोल और Cl2 का दिया हुआ है 242 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl दिया हुआ है -91 किलो जूल पर मोल। चलो भैया लग जाओ। हाँ चालू करो। जो जो चीजें दी है उनके लिए इक्वेशन लिखो। हेस लॉ भी लगा सकते हो, ये बॉन्ड एनर्जी वाला भी लगा सकते हो। यू कैन यूज हेस लॉ आल्सो।
बॉन्ड एंथैल्पी किसका कितना आ रहा है बेटा? 427 आ रहा है किलो जूल पर मोल। 427 किलो जूल पर मोल आ रहा है। वंश बोर्ड पे ध्यान दो, इनका तो ऐसे ही चलता है। दूसरा नहीं चाहिए हमको, अंश वंश दोनों। क्यों? क्या है? समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो। वंश फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखो, फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना सिखाया है, और उसके बगल में ये एंथैल्पी लिखो डेल्टा H। सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आए तो मैं बताऊं फिर। 763 नहीं, मैंने तो कुछ और बताया था ना। जो चीज दी हुई है उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl दिया हुआ है ना, तो इसके लिए इक्वेशन लिख दें पहले। क्या लिखी? तो 2HCl बनेगा ना, 1 मोल के लिए लिखते हैं ना। 1 मोल के लिए लिखना है तो हाफ करेंगे ना कि 2 करेंगे? ये देखो, इसके लिए इक्वेशन लिखोगे हाफ H2 गैसियस। फॉर्मेशन की इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं ना, जिस कंपाउंड को बनाना है उसका 1 मोल बनना चाहिए, किससे? उसके एलिमेंट से इन देयर नेचुरल स्टेट। HCl बनना है तो हाइड्रोजन चाहिए नेचुरल, और क्लोरीन चाहिए। हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में, फ्री स्टेट में H2 के फॉर्म में, और क्लोरीन। तो HCl के फॉर्मेशन का इक्वेशन ये हो गया। इसके लिए डेल्टा H क्या दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए? ठीक है। दूसरी चीज आपको बॉन्ड एंथैल्पी H2 की दी हुई है और Cl2 की दी हुई है, तो अभी बॉन्ड एंथैल्पी लिखना आपको सिखाया ही था, कैसे लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के लिए। बॉन्ड एंथैल्पी किसके लिए लिखें? H2 के लिए लिख देते हैं, तो H2 ब्रेक होगा, 2H बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा H जो होगा वही क्या होगा इसका? बॉन्ड एंथैल्पी। एक ही बॉन्ड होगा ना इसमें, एक ही बॉन्ड होगा। Cl2 में भी यही 2Cl गैसियस बनेगा, और यहाँ पे डेल्टा H क्या आएगा? इसके लिए H1 लिख दो, इसके लिए H2, तो इसका बॉन्ड E1 बॉन्ड बी एनर्जी 2 हो जाएगी। दोनों की एनर्जी दे रखी है आपको। आपको क्या बताया था? 430 और आपको बताया था कि अगर आपको बॉन्ड एनर्जी और इन सब के फॉर्मूला नहीं भी याद हो, तो भी आपको हर एंथैल्पी का मीनिंग मालूम होना चाहिए। उससे आप क्या फॉर्म करोगे? इक्वेशन, और इक्वेशन से आप फाइनल स्टेट पे जाओगे। 242। हाँ, एक मिनट देख। हाँ, 427। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी आ गई। इस रिएक्शन की भी डेल्टा H पता चल गई, इस रिएक्शन की भी डेल्टा H पता चल गई। हमें बताना क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी किसकी चाहिए हमको? किसकी चाहिए? HCl की। इसका मतलब HCl को तोड़ना है। ठीक है, हमें इक्वेशन किसका चाहिए? HCl को हमको ब्रेक करना है।
एच सी एल को हमको क्या तोड़ना है, तोड़ना है। एच गैसियस बनेगा और सी एल गैसियस बनेगा। इसके लिए हमको डेल्टा एच जो हम निकालेंगे वही होगा इसका बॉन्ड एंथैल्पी, ये निकालना है हमको। तो ये हमारी क्या हो गई, टारगेट इक्वेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, टारगेट इक्वेशन। ये टारगेट इक्वेशन बनानी है, जितनी इक्वेशन हमने प्रीवियस बनाई है उनको यूज करके। हेस लॉ ऐसे ही लगाते हैं ना, टारगेट इक्वेशन बना लो इसको यूज करके। तो देखो HCl गैसियस यहाँ पे कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके जो पहले वाली इक्वेशन हमने लिखी थी वहां पे HCl गैसियस कहाँ था, राइट हैंड साइड में। ये हाफ H2 हाफ Cl2 गिव्स क्या था, HCl गैसियस। इसके लिए डेल्टा H क्या था, -91। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन पे पहुंचना है इन तीनों को यूज करके। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको टारगेट का मतलब जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है। आपको निकालनी है इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये टूटेगा तो H गैसियस बनाएगा, Cl गैसियस बनाएगा। इसके लिए डेल्टा H निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये इक्वेशन बना लो। तो पहले इक्वेशन में HCl आपका राइट हैंड साइड में दिख रहा है, हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो चीज चाहिए होती है अगर उसका अपोजिट फैक्टर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब हमको फर्स्ट इक्वेशन को माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन में देखो हमको H2Cl2 ये तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो H2 और Cl2, हाँ हाँ हाँ, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और फॉर्मेशन में डिफरेंस होगा, इसलिए ऐसा नहीं। हाँ, H और Cl बना रहे हैं। हाँ, कौन लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ ले सकते हैं। माइनस करने का मतलब ही है कि पॉजिटिव ले लिया इसको, माइनस करने का मतलब ही इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको माइनस कर दिया सीधे से। तो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये हमें चाहिए नहीं 2H, और ये 2Cl हमें चाहिए नहीं। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, H चाहिए और Cl चाहिए, राइट हैंड साइड में ही है इस इन दोनों इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन 2H और 2Cl है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। तो प्लस हाफ सेकेंड इक्वेशन प्लस हाफ थर्ड इक्वेशन। जो प्रोसेस आपने इक्वेशन में किया है वही प्रोसेस आपको किस में करना है, एंथैल्पी में भी करना है। इस प्रोसेस से आपको बड़े से ये छोटा सवाल है, अगर बड़े से बड़ा भी कोई इक्वेशन दे दिया जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो टारगेट है वो रिएक्शन लिखिए, फिर जो आपको डेटा दिए हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिख करके जो टारगेट इक्वेशन है उसको आपको बनाना है प्रीवियस इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सेकंड और थर्ड को उसमें जब प्लस कर देंगे तो हमारी टारगेट इक्वेशन हमको मिल जाएगी। जो इक्वेशन में किया है वही चीज किस में करनी है, एंथैल्पी में। पहले की एंथैल्पी को क्या रखा है, माइनस, तो माइनस कर दो, माइनस -91। दूसरे की एंथैल्पी को क्या किया है, हाफ कर दिया, लेकिन प्लस में रखा है जितनी भी वैल्यू है, तो हाफ कर देते हैं। तीसरी एंथैल्पी को भी प्लस में रखा है लेकिन हाफ कर दिया है, 240। अब ये वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 427। आंसर क्या आएगा, क्लियर है बात, हाँ
फॉर्मूला से भी आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी से भी आ जाएगा, सीधे सीधे बॉन्ड एनर्जी से भी आ जाएगा। हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गैसियस करके HCl गैसियस कर दिया, ठीक है। इसमें क्या लिया आपने? हाँ ठीक है, ये कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया। और HCl के लिए आपकी क्या थी? -91 थी, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है बात? इसको तीन तरीके से कर सकते हैं, ये तो हेस लॉ लगा दिया हमने, बॉन्ड एनर्जी से भी कर सकते हैं और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी लगा सकते हैं। फॉर्मेशन ज्यादा इजी पड़ेगा। ये इक्वेशन है, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन आपको चाहिए केवल, ठीक है। हाफ H2 और हाफ Cl2। तो वैसे भी आपको दिख रहा है H2 ब्रेक हो रहा है 430 और Cl2 ब्रेक हो रहा है, इससे प्रोड्यूस कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम और 2 Cl एटम। आपको टारगेट में कितना चाहिए? एक ही हाइड्रोजन चाहिए, एक ही Cl चाहिए, इसलिए इनका जो एनर्जी आएगा उसको हाफ कर देंगे, वो प्रोडक्ट की एनर्जी उधर है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से भी आंसर आपका। चलिए अगला सवाल करिए। कर लो एक क्वेश्चन, यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन लिखिए। फॉस्फोरस सॉलिड, फॉस्फोरस सॉलिड का निकालना है आपको। क्या निकालना, क्या? phosphorus solid P4 given, P4 is given at room temperature, phosphorus solid P4 is given at room temperature. Calculate P single bond P, P single bond P enthalpy, P सिंगल बॉन्ड P का एंथैल्पी निकालना है। और डेटा क्या गिवन है? डेटा आपको दिया हुआ डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ P4 सॉलिड, P4 सॉलिड के सब्लिमेशन की एनर्जी दी हुई है 59 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन समझते हैं ना, एटम में टूटना, गैसियस एटम में टूटना, एटमाइजेशन ऑफ P4 सॉलिड, सॉलिड का मतलब यही क्रिस्टल, ये दिया हुआ है 1265 किलो जूल पर मोल। चलिए शुरू करो। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन कैसे बन सकती है?
P4 गैस, और P4 गैस से फिर 4 फॉस्फोरस, एटमाइजेशन भी तो लगाना है, 4 फॉस्फोरस गैसियस। कोशिश कीजिए सोचने की थोड़ा सा, किससे क्या बनेगा। एटमाइजेशन की डेफिनेशन पढ़िए, सब्लिमेशन की डेफिनेशन पढ़िए, तब बनेगा सवाल। अंशुल डेफिनेशन पढ़ लो, सवाल को ट्राई करो प्लीज बेटा। मजाक, क्लास में मजाक की हद तक ही मजाक अच्छा लगता। सब्लिमेशन, MA। आंसर, आंसर नहीं, ये नहीं है। दिमाग नहीं लगता। P4 सॉलिड का स्ट्रक्चर बना दूं? आपने P4 अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा कि P4 में कितने बॉन्ड होंगे। P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 4 P जुड़े हुए होते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर में P सिंगल बॉन्ड P 6 मोल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड हैं? 6। 6 कैसे हुए? 1 2 3 4, ये पांचवा और ये छठा। ये जो ब्रेक दिखाया गया मतलब ये पीछे से है, बीच में जुड़ा हुआ नहीं है। 6 PP बॉन्ड है, एक PP बॉन्ड की निकालनी है। इनको नहीं पता था ना। आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को आ रहा है? नहीं तो मैं बताऊं। नहीं आ रहा है, शुरू किया जाए। अंदाजे तुक्के नहीं लगाने, उसके हिसाब से बैठा लोगे, इसमें तो मैथ्स है। हाँ, तो इसीलिए तो जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा तो आंसर क्या करोगे? T01 है, 201, 201। हाँ, नहीं आएगा, हो गया। क्या है देखो, अपने पास क्या है, P4 का क्रिस्टल है ना, सॉलिड है, ठीक है। इससे क्या बनाना है अपने को? P4 गैसियस बना, मतलब 6 आपके 4P बनाने हैं गैसियस। तो पहले P4 गैस अगर बन जाता है, सीधे सीधे क्या बन जाता है? P4 गैस बन जाता है। तो सॉलिड से गैस बनना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, यही तो कहलाता है। यस और नो? ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगी? डेल्टा H, सब्लिमेशन। ठीक, अब P4 गैस मान लो टूटे और 4P गैसियस एटम्स बना ले, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगेगा। यस और नो? यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि क्या लगेगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
यही तो लगेगा, यस और नो। अब सब्लिमेशन की एनर्जी कितनी दी है? 59 दे रखा है। और ये P4 एटमाइजेशन यहां से यहां कितना दे रखा है? 1256 65 है। अब फिर तुम लोग जोल करो। ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। P4 क्रिस्टल सॉलिड से अगर एक ही स्टेप में 4p गैसियस पे पहुंच जाए, इससे अगर एक ही स्टेप में गैसियस एटम पे पहुंच जाए, तो ये हो जाएगी क्या? यही हो जाएगी क्या बॉन्ड एंथैल्पी? सॉलिड का 1 मोल था, उसको तोड़ा और गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। गैसियस एटम में हमने कन्वर्ट कर दिया उसको। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में टूटने में जो एनर्जी लगेगी वही तो होगी पूरे पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी? 6 बॉन्ड की एनर्जी लगेगी, यस और नो? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा 201? हम्म, इतना मल्टीप्लाई क्यों कर रहा? अच्छा, जब क्रिस्टल टूटता है पहले, तो पहले एटम में जाएगा कि पहले गैस बनेगा? इस क्वेश्चन में पॉइंट ये है, पहले गैसियस स्टेट में जाएगा फिर एटॉमिक स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन तो सही लिखा है हमने कि पहले P4 सॉलिड से क्या बनेगा? P4 गैस बनेगा, फिर उसके बाद P4 गैस से फिर किस में जाएगा आपका? इसमें जाएगा, ठीक है। अब P4 गैस में जाएगा, ठीक है। अब एटमाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लो जरा, पढ़ो जल्दी से। एटमाइजेशन की डेफिनेशन तो ये होगी क्या? एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड तो यहाँ टूट रहा है ना, यहाँ पे तो बॉन्ड टूटा ही नहीं, यहाँ तो P4 सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? P4 गैस में। तो ये डेटा होगा आपका एटमाइजेशन का। कहां से? अरे डेफिनेशन क्या बोली? डेफिनेशन बोलो फिर से। अरे तो H2 तो गैसियस होता ही है। हाँ, P4 सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एटम में ले जा रहे हैं सीधे सीधे। तो ये जो होगा ये क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और ये क्या हो जाएगी? ये गैसियस मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल से किस में टूट रहे हैं? किस में जा रहे हैं? गैसियस एटम में। तो ये क्या होगा? ये कौन सी एंथैल्पी होगी? बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे लगेगी। अब लगा दो हेस लॉ। कोई प्रोसेस अगर एक स्टेप में हो रहा है या 2 स्टेप में हो रहा है तो टोटल क्या होगा? सेम। तो लगा दो 59 प्लस बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 1265। तो बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1265 माइनस 59 कितना आ गया?
ठीक है। अब ये जब टूट रहा है तो कितने बॉन्ड हैं इसमें टूट रहे हैं, जो 6 पीपी बॉन्ड टूट रहे हैं ना, एक की पूछी गई है, 6 पीपी बॉन्ड टूट रहे हैं, तो 6 पीपी बॉन्ड के हिसाब से ये एनर्जी है। 6 पीपी बॉन्ड की एनर्जी कितनी थी? 0.6 यही थी। तो 1 पीपी बॉन्ड की कितनी आ जाएगी? सही है भैया। इसलिए इसमें जितने सवाल हैं सब ज्यादातर किस पे होंगे? अगर डेफिनेशन अच्छे से याद है कि 1 मोल गैस है, कि 1 मोल क्रिस्टल है, कि 1 मोल नेचुरल स्टेट से आपको कन्वर्ट करना है ना। हाइड्रोजन की नेचुरल स्टेट गैस थी, फास्फोरस की नेचुरल स्टेट कौन सी है? सॉलिड क्रिस्टल P4 के फॉर्म में होता है। कर लेंगे क्या ऐसा सवाल? पक्का? हम्म। तो एक और कर लो, थर्मोकेमिस्ट्री को बाय बाय कर दिया जाए। थर्मोकेमिस्ट्री डायनेमिक्स का जो बच रहा है वो तो करवाएंगे ना। जो कभी करते नहीं हो। चलो एक सवाल और लिखो। आवाज नहीं करो, बिना मतलब में आवाज। हम्म। आपको पता नहीं है? अच्छा, आपको मैंने एक बात नहीं बताई थी ना, बताती हूँ अभी। क्लास 12th में ना हमारे टीचर पढ़ा रहा था, हमारे टीचर पढ़ा रहे थे फिजिक्स के, और हम लोग बड़े मन से पढ़ रहे थे, कोई कोई प्रूविंग वो बता रहे थे, और पीछे लड़कों को मैंने 2 बार बोला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वो आपस में कुछ लगे थे। मैं खड़ी हुई, मैंने उठा के फेंक दी। ठीक है, तो गुस्से में मैं बता दिया मैंने पहले क्या हो जाता। और किसी चीज में मैं डिस्टर्ब टॉलरेट कर सकती हूँ, पढ़ाई में नहीं। चल सवाल। क्लास CO2 सॉलिड से बन रहा है CO2 गैस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। CaCO3 सॉलिड से बन रहा है CaO सॉलिड, CO2 गैस। तीसरा इक्वेशन है 2H से बन रहा है H2 गैस। यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट का मतलब होता है एटम, एटॉमिक स्टेट में फ्री रेडिकल बेसिकली बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है P वाइट सॉलिड से बन रहा है P रेड सॉलिड। हाँ, व्हाइट वाला ना, 2 एलोट्रोप हैं, व्हाइट वाला जो है वो नेचुरल स्टेट मतलब ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर में भी नहीं। चलो, अरे 1 मिनट के लिए छोड़ ही दो इसको। सेकेंड लॉ आ गया इसमें, सेकेंड लॉ तो नहीं कर सकते ना अभी।
आप भी नहीं क्या? इक्वेशन गिवन है, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड CO2 के लिए, CO के लिए, H2O के लिए गिवन है -395.5, -110.5, -241.8। ये 3 डेटा दिए हुए हैं। आपको निकालना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड। ये सारे स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो आपको, आई थिंक आपको मालूम है कि आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है। 398.5 है, नहीं 393 है, फिर वो गलत आ जाएगा सब। हाँ, सारे डेटा माइनस में। 393.5 है। किलो जूल पर मोल, सबकी यूनिट सेम है, निकाल डालो। रिएक्शन की एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने किसकी है? फॉर्मूला सबको मालूम है ना? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का समेशन माइनस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन। चलो भैया, नेचुरल स्टेट का जीरो नहीं होता एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाइड्रोजन तो नेचुरल स्टेट है ना। करो भैया, इसमें क्या है? नहीं, वंश मुझे देख रहा था, वंश करो। मूवी आ रहा है आपको? पहले पढ़ रखा है थर्मोकेमिस्ट्री कहीं? इतने बड़े बड़े कर डाले, इतने छोटे करने में इतनी देर लग रही है। आशा ने किया कई सारे। आशा, जल्दी बताओ। आशा आजकल आंसर निकाल दे रहा है, पहले इतना नहीं निकालते थे भाई, अब झूठ हम नहीं बोलते। 41.2। अच्छा, आंसर देख लूं जरा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? आंखें चमक गई। दोनों आंसर दिए ना, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। ऑप्शन दिए 524.1, 41.2, -262.5, -41.2। 41.2 प्लस में भी दिया है, माइनस में भी दिया है। ऐसा अगर आंसर दिया हो ना, तो चांसेस होते हैं कि उसी में आंसर होगा आपका। हाँ, दो आंसर ऐसे दिए 41.2, 41.2 माइनस में प्लस में, तो चांसेस तो हैं कि इन्हीं दोनों में से होगा। आ गया सबका ऑनलाइन? ऑनलाइन। हेलो, निकला कुछ? निकल गया? कर रहे हैं?
निकल गया हर्ष? कुछ करना ही नहीं था इसमें, क्या करना था? प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की। सीओ की कितनी दी थी? -110.5 और H2O की कितनी दी हुई थी? -241.8। ये हो गई प्रोडक्ट की। और रिएक्टेंट में CO2 की लेनी है और हाइड्रोजन तो नेचुरल स्टेट में है तो उसकी क्या हो जाएगी? 0। माइनस कौन बोल रहा है? ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी और ये वैल्यू माइनस में ऐड हो जाएगी तो 134 पॉइंट कुछ हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? प्लस में 393। ठीक है। 41 कैसे आ रहा है? ये 241 है ना, मैंने लिया भी तो है 24 पॉइंट लिया है ना मैंने, वही सोच रही हूँ इतना कैसे आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? किलो जूल पर 2000 में इतने इजी सवाल आते थे क्यों भैया? इतना क्यों? इतना जुल्म क्यों है? क्लास का लास्ट सवाल लिख लो। क्लास का लास्ट सवाल लिखो जल्दी से। क्लास का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल लिखो भैया। जल्दी से। ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे ज्यादा तेज होते हैं, आप लोग को ऐसी गलत फहमी है। क्या? कौन कह रहा है ये? कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग? चीप बातों पे उतर आते हो, पता नहीं क्यों। फिर तो मोटी लेनी पड़ेगी, मोटी रकम लेनी पड़ेगी ना। चलो लास्ट सवाल करो, नक्की करो। लास्ट सवाल नक्की। क्लास का लास्ट सवाल है 13 एडवांस। अब बढ़ाऊंगी नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, ये रहा प्रोसेस KLMN। के से कहां पे जा रहा है? L। साइक्लिक प्रोसेस है, करा दिया है। चलो क्वेश्चन लिखो। फिक्स्ड मास m of a gas, fixed mass m of a gas go into transition K to L, L to M, M to N, N to K, इस ट्रांजिशन में जाता है। ठीक है, K से स्टार्ट करके कहां तक जा रहा है? क्वेश्चन क्या है इसमें? दो क्वेश्चन है। पहला लिखना है पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस
ऑप्शन लिख दूं इसके? बताने हैं कौन से ऐसे दो प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस हो रहे हैं ना, उसमें कौन से ऐसे दो हैं जो आइसोकोरिक हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, बोलिए। आइसोकोरिक का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एडवांस में क्या पूछ लिया, है ना? ये वॉल्यूम दिख रहा है सीधे सीधे कि भैया N2K और L2 N2 क्या है? कहाँ पे? तुम देखो। ये वॉल्यूम है, कांस्टेंट है वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन भी लिख लो, फिर दोनों पे दिमाग लगाओ आराम से। हाँ, इसमें इसी में अगला है। रजत को छोड़, रजत को छोड़ के बाकी लोगों को आ गया ये। अब सेकंड पार्ट लिख लो इसका। सेकंड पार्ट कुछ दमदार होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट को बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट को बोला है। क्या बोला है? फर्स्ट ऑप्शन से अंदाजा लगा लेंगे आप। लिखा हुआ हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, ऐसे ही ऑप्शन बने हुए हैं चार इधर उधर करके। मतलब कहने का क्या मतलब है, के से स्टार्ट करके केएल जो है वो हीटिंग है या कूलिंग है, ऐसे करके ऑप्शंस बने हुए। चारों प्रोसेस आप को देखने हैं कि चारों के चारों हीटिंग कूलिंग में कौन कौन से, हीटिंग है या कूलिंग? हाँ, आराम से 1 मिनट सोचो, फिर सब लोग बोलोगे। आराम से पहले सोचो, दिमाग पे गर्मी ज्यादा हो गई आपके। भैया जी, क्लास के बच्चे लोग अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो ठीक है, और अगर दिमाग ना लगा पा रहे हो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ऐसे सवालों में क्या है, क्या बोलते हैं उसको, रामबाण है। ठीक है, गैस का कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या यूज करना है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा करके देख लीजिए। देखिए, लॉजिक से भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो जो कांस्टेंट हो उसको हटा दीजिए। इक्वेशन यूज करते वक्त जो कांस्टेंट है उसको कट कर दीजिए। K2L की बात कर रहे हैं, K2L में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको कट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होगा क्योंकि मास दे दिया है कि फिक्स्ड है। आर गैस कांस्टेंट होता है, अपने आप कांस्टेंट हो गया। ये सारे कांस्टेंट हो गए तो इक्वेशन बन गई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आगे जा रहे हैं ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर भी
इस प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम क्लियर है बात। नेक्स्ट तीनों ऐसे ही निकाल लेंगे रिलेट करके, और नहीं आए तो नेक्स्ट टर्न पे पूछिएगा। ऑनलाइन बच्चे बाय बाय।